वेलकम टू माय चैनल स्कॉलर्स फेयर। आज मैं आपको क्लास 6 की हिस्ट्री की एंशिएंट इंडिया जो हमारी बुक है आवर पास्ट वन, उससे चैप्टर 1 कराने वाला हूँ। चैप्टर 1 का नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो इसमें से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो एंशिएंट इंडिया, तो ये टाइमलाइन देखिए। टाइमलाइन क्या है? हमने एक नंबर लाइन या एक टाइमलाइन बना दी है जिसमें हमें मतलब आसानी हो समझने में कि कैसे चीज़ें शुरू होती हैं। तो सोर्सेस ऑफ मतलब स्टोन एज जो होता है वो शुरू होता है यहाँ से। सोर्सेस हमें मिलते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। फिर नियोलिथिक के बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर सिविलाइजेशन के बाद जो आता है वैदिक एज आता है। वैदिक एज के बाद जो आता है महाजनपद, जहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उद्गम होता है। फिर पर्शियन और ग्रीक इंडिया में आते हैं। पर्शियन और ग्रीक जो होते हैं वो आते हैं। फिर फर्स्ट बिग एम्पायर, जितना भी फर्स्ट बिग एम्पायर होता है एंशिएंट इंडिया में, सबसे पहला बिग एम्पायर वो आता है मौर्यन एज। पोस्ट मौर्यन एज मतलब मौर्यन एज के बाद वाला जो एज होता है उसको पोस्ट मौर्यन एज कहते हैं। यहाँ पे जो है टाइमलाइन चेंज हो जाती है। फिर इसके बाद आते हैं इंडो ग्रीक्स, कुशान्स और पाइथियंस। ठीक है। फिर गुप्ता एज भी आ जाता है, सातवाहना डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, गुप्ता एज। और यहाँ पे हम आज का दिन, यानी आज के दिन से कई साल पहले, हज़ारों साल पहले ये शुरुआत हुई थी। तो जो आज का दिन है उसको हम कहते हैं कॉमन एरा। आज का डेट है हमारे पास 8 दिसंबर 2023। तो उसको हम कहते हैं कॉमन एरा या एनो डोमिनी, सीई या एडी। और जब ज़ीरो आया होगा, जैसे 1000, फिर 1500, फिर 1800, फिर 1900, फिर 2000, 2023 चल रहा है, अब 2024 आने वाला है। तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम 2023 पहले जाते हैं, 2023 आज से 2023 पहले, तो वो माइनस हो जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो से पहले, ज़ीरो से पहले यानी हम इसे मान लेते हैं जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है तब हम उसे ज़ीरो मानते हैं। उससे पहले वाले एरा को कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, बीसीई या बिफोर क्रिस्ट या बीसीई। ठीक है। तो ये सब जो एंशिएंट इंडिया वाली चीज़ें हैं, ये जो ऊपर टाइमलाइन है, ये बीसीई वाली चीज़ें हैं। बीसीई यानी कॉमन एरा से पहले वाली चीज़ें। तो चैप्टर 1, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट को कैसे जान सकते हैं? पीपल से और चिल्ड्रन से। पीपल से कैसे? क्या वो खाते थे, क्या खाते थे वो, क्या पहनते थे, हाउसिंग कैसी थी उनकी, क्या काम किया करते थे, कैसे रहते थे वो, क्या काम किया करते थे। हंटिंग करते थे। हर ड्रेस यानी जंगल में इधर उधर फिरा। फार्मर हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे, मर्चेंट्स व्यापारी हुआ करते थे, साइंटिस्ट हुआ करते थे। क्योंकि साइंटिस्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बीमार पड़ जाता था उस समय भी। तो वैदिक पीरियड हम देखते हैं, वैदिक पीरियड आयुर्वेद, तो उसमें भी हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रखा है। प्रिस्ट पुजारी हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे, आर्टिस्ट हुआ करते थे। उस समय की पेंटिंग हमें मिलती हैं, कैसे मिलती हैं? रॉक पेंटिंग मिलती हैं, या ये बुक पे ऐसी वाली जो पेंटिंग्स होती हैं जो कि दीवार में चुनवा के या दीवार में कार्व करवा के जो पेंटिंग हुआ करती थी, वो आर्टिस्ट लोग किया करते थे, म्यूजिशियंस हुआ करते थे। चिल्ड्रन चिल्ड्रन जो थे वो सॉन्ग गाया करते थे, प्ले किया करते थे, ड्रामा किया करते थे और स्टोरी सुनाया करते थे, स्टोरीज सुना करते थे। बट वेयर डिड पीपल लिव, ये कहाँ रहते थे? ज़्यादातर जो पुराने ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, जो कि एंशिएंट इंडिया के टाइम पे जो लोग हुआ करते थे, वो ज़्यादातर या तो देखा होगा नदी के किनारे ही अपने सिविलाइजेशन या अपने जो घर होता था वो बनाते थे, ताकि क्योंकि नदी के किनारे जो होता है रिसोर्सेज हमें ज़्यादा मिलते हैं, जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा मिलते हैं। और पानी की सुविधा भी होती है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता इधर उधर। तो पहले वो हर्डर हुआ करते थे, इधर उधर घूमते थे, लेकिन वो धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो गए। तो नर्मदा नदी के किनारे, सुलेमान एंड केतार हिल्स के किनारे, हिल्स है ना, गारो हिल्स, क्योंकि पहाड़ों से ही नदियों की शुरुआत होती है, तो इसलिए पहाड़ों से ही नदियों की शुरुआत होती है। तो इसलिए विंध्य हमारा मध्य प्रदेश की जितने भी पहाड़ियाँ हैं। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, इंडस की कितनी 5 ट्रिब्यूटरीज है ना, 5 नदियाँ हैं। इंडस, सतलुज, रावी, चेनाब, है ना, झेलम। तो ये सब गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज, गंगा, यमुना, सोन, ये सब जो है हमारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। जैसे कि ये रहा मैप, ये गंगा है, इसकी ट्रिब्यूटरी सोन, चंबल, यमुना। मतलब ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ। ये जो गंगा है, ये जो यमुना है, यमुना गंगा में मिल रही है, चंबल गंगा में मिल रही है, सोन गंगा में मिल रही है। जो एक नदी दूसरे नदी में मिल जाती है तो उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। या इंडस, यहाँ से झेलम, यहाँ से चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये जो नदियाँ हैं ये इंडस में मिल रही हैं। तो ये जो सहायक नदियाँ हो गई ना, ट्रिब्यूटरी हो गई। ये रहा किरथार, सुलेमान, काबुल रिवर जो अफ़गानिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है, ये पंजाब है, ये यूपी साइड है, ये हरियाणा, ये जितनी नदियाँ ये महाराष्ट्र साइड है,
तो ये डेक्कन डेक्कन प्लेट्यू है, गारो हिल्स। तो यहाँ नदियों के किनारे यहाँ जितने भी हिल्स हैं, जितने भी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे ये लोग रहा करते थे और जंगल में जाके अपना शिकार करके फल फ्रूट इकट्ठा करके ये लोग खाते थे। और इन्होंने बाद में जाके आग का भी आविष्कार किया। अब ये जो लोग नर्मदा के किनारे कैसे रहते थे, नर्मदा के किनारे जो है ये बहुत सालों से रह रहे थे। इनका प्रोफेशन, इनका काम क्या था, स्किल्ड गैदरर्स, यानी फूड इकट्ठा करना, यानी जगह जगह जाके इकट्ठा करना फूड। जो फूड है हमारा, जो हमारा खाना है, जितने भी फल फ्रूट हैं, इनका ये काम होता था। स्किल हुआ करते थे, स्किल मतलब इन्हें बहुत जानकारी हुआ करती थी। कलेक्टेड फ्रूट्स रूट्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फ्रूट्स रूट्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा किया करते थे। वास्ट नॉलेज होती थी, मतलब इन्हें बहुत नॉलेज हुआ करती थी प्लांट लाइफ के बारे में कि किसे खा के मतलब हेल्थ सही रहेगी और किसे खा मतलब किसे ना मतलब नहीं खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए और किसे खाना चाहिए, इनको ये पता होता था। ट्रेप्स ऑफ एनिमल हंटिंग, इन्हें एनिमल हंटिंग भी आती थी। सुलेमान एंड करतार हिल्स जो कि अब अफ़गानिस्तान में हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में पड़ते हैं। नॉर्थ वेस्ट यानी जो नॉर्थ के वेस्ट वाला हिस्सा जो अफ़गानिस्तान है। ट्रेसेस ऑफ क्रॉप ग्रोइंग, यहाँ पे हमें क्रॉप जो फसलें होती हैं उनके ट्रेसेस मिले हैं, उनके अवशेष मिले हैं। कौन कौन सी क्रॉप के अवशेष मिले हमें, वीट और बार्ली, जौ और गेहूं के मिले हैं। 8,000 पहले यहाँ पे 8,000 पहले जो है यहाँ पे खेती शुरू की गई थी, मतलब 8,000 पहले की बात है ये, जब यहाँ पे खेती होती थी, यानी 6000 BCE। मैंने आपको क्या बताया, आज से 8,000 साल पहले वो 8,000 हो गया, लेकिन BCE में कैसे गिनेंगे, यहाँ से 2000 माइनस, क्योंकि आज 2023 चल रहा है, तो 2000 माइनस और यहाँ पे कितना बचा 6000, तो यहाँ पे हम गिनेंगे 6000 BCE, यानी 8,000 साल पहले। अब है हमारे पास एग्रीकल्चर। इन्हें बहुत एग्रीकल्चर किया करते थे। एनिमल डोमेस्टिकेशन, जानवरों को पालतू बनाना। कौन कौन से जानवर हुआ करते थे, शीप गोट कैटल, क्योंकि ये दूध देने वाले जानवर होते हैं, तो इन्हें डोमेस्टिकेट करना आसान होता है क्योंकि ये हैंडल हो जाते हैं। जो भेड़ बकरी और जो गाय भैंस होती थी उन्हें ये डोमेस्टिकेट किया करते थे, पालतू बनाया करते थे। ट्रेड किया करते थे, विलेज डेवलपमेंट किया करते थे। ट्रेड में मतलब जैसे कि जो एग्रीकल्चर हुआ उसमें जितनी भी फसलें ज़्यादा उगा दी, तो उसमें ये ट्रेड किया करते थे अपने गांव के अंदर अंदर। गारो हिल्स एंड विंध्यास, गारो हिल्स असम साइड और विंध्यास मध्य प्रदेश के हिस्से या महाराष्ट्र के हिस्से को कहते हैं। एग्रीकल्चर डेवलप, ट्रेड विलेजेस, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, ट्रेड हुआ, विलेजेस बने। राइस वाज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। अब ये जो समय था ये चावल उगाने का था, तो सबसे पहले विंध्या में चावल उगाया गया, सबसे पहले विंध्या में चावल उगाया गया। इंडस ट्रिब्यूटरीज, गंगा ट्रिब्यूटरीज, इंडस जो है 4700 ईयर्स एगो यहाँ पे शहर बनने स्टार्ट हो गए थे, वो भी रिवर के किनारे, रिवर बैंक यानी रिवर के किनारे, इंडस रिवर के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। 2500 साल पहले गंगा और सोन नदियों के किनारे पे यहाँ पे शहर बसने स्टार्ट हो गए थे। एरिया और साउथ ऑफ गंगा, अब गंगा के साउथ में मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। जैसे अकबर बाबर ये सब हुआ करते थे, वैसे मगध का एक शासन हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, जो कि बहुत सारे, अभी ये जो समय था यहाँ पे, ये जो समय था बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं का था। यहाँ पे राजा महाराजा सीधा स्टोन एज से निकल के, पाषाण काल से निकल के यहाँ पे सीधा साम्राज्य बनना स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि अभी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे साम्राज्य बने। फिर धीरे धीरे हम मिडाइवल इंडिया जो क्लास 7 की है वो मिडाइवल इंडिया की है। क्लास 8 की जब यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोप की आती है, वहाँ से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होती है 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होता, मतलब आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी हमें उसमें पढ़ना होता है। तो अभी हम ये एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं क्लास 6 की। किंगडम्स डेवलप इन अदर रीजन, अब जो किंगडम्स हैं वो कैसे कैसे रीजन्स में फ्लरिश हुए। ट्रेड एंड कॉमर्स उन्होंने किया, बहुत सारा ट्रेड किया, कॉमर्स मतलब व्यापार किया। अर्बनाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन मतलब जब एक गांव दूसरे गांव से या दूसरे मतलब जितने भी साम्राज्य हैं या एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य से ट्रेड करने लग जाता है तो उसके पास पैसा आने लग जाता है। तो जो गांव है वो, उसके पास जब पैसा आएगा तो वो शहर में मतलब शहर बनाने की और तरक्की करेगा। माइग्रेशन भी बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई थी, ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई थी, अपने बैलगाड़ी निकाल के इधर से उधर वो जाया करते थे, क्योंकि ट्रेड हो रहा है। तो ट्रेड का तो ट्रांसपोर्टेशन से बहुत रिलेटेड है, मतलब ट्रेड जो है अगर तभी संभव हो पाएगा जब ट्रांसपोर्टेशन होगा। माइग्रेशन और ट्रैवलिंग क्यों किया करते थे, वो ट्रैवल क्यों किया करते थे, मतलब आज के समय में और उस समय में कैसे किया करते थे, आज के समय और उस समय में कितना फ़र्क है।
ठीक है। तो लिवलीहुड यानी घर बार के लिए, नेचुरल डिज़ास्टर कोई आ गया, कोई अगर ये नदियों के किनारे रहा करते थे तो फ्लड आना यानी जो बाढ़ है और नेचुरल डिज़ास्टर है, सूखा पड़ना या गर्मी पड़ना या बाढ़ आना, सुनामी आना, ये सब तो कॉमन सी चीज़ हो गई थी। तो इसकी वजह से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ करते थे। मर्चेंट्स, कारवां और शिप यानी बोट, नाव, ये सब जो है व्यापारी ट्रांसपोर्ट किया करते थे। रिलीजन हुआ करता था, रिलीजन भी आगे आएगा, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। मतलब जो एडवेंचर है यानी रोचक, रोमांचक जो भी है, एडवेंचर के लिए भी ये लोग इधर से उधर फिरा करते थे। नेम्स ऑफ द लैंड, वी यूज़ नेम इंडिया, भारत। अब ये जो हमारा इंडिया है इसको भारत भी कहते हैं। इंडिया कैसे पड़ा? इंडस नदी, सिंधु इन संस्कृत। इंडस नदी मतलब जो सिंधु नदी है वो संस्कृत शब्द है, सिंधु जो है। लेकिन जो ईरानियन और ग्रीक्स थे ये इसको इंडस कहा करते थे। लेकिन जो ईरानियंस थे वो 2500 मतलब जो ईरानियन और ग्रीक्स हैं, जो फारसी लोग और यूनानी लोग थे, वो इंडिया में 2500 साल पहले आए थे और इंडस से ये बहुत जानकार थे, मतलब जो सिंधु नदी है उससे बहुत जानकार थे। इसलिए जो ईरानियन है ये इसको हिंदोस और ग्रीक जो हैं वो इसको इंडोस कहा किया, मतलब कहा करते थे। लेकिन जो नदी है ये, जैसे कि ये नदी है, इंडस नदी ये है, तो ये इसके ईस्ट को, इंडस के ईस्ट में ये हमारा भारत है, तो ये इसको इंडिया कहा करते थे। ठीक है, इंडस के ईस्ट को ये इंडिया कहा करते थे। भारत कैसे पड़ा? ऋग्वेद में एक संस्कृत लिटरेचर है ऋग्वेद, जो सबसे ओल्डेस्ट वेद भी है। 3500 साल पहले इसमें लिखा गया कि भारत जो है वो एक नॉर्थ वेस्ट पीपल का एक ग्रुप के लिए यूज़ किया गया था। जो भारत शब्द है वो नॉर्थ वेस्ट पीपल के एक ग्रुप को भारत कहा गया था। आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? इंडिया एक जैसे कि भारत जो है वो एक स्टेट का यूनियन है, यानी राज्यों का समूह है। हाउ टू फाइंड एट पास्ट कैसे? हाउ टू फाइंड एट पास्ट बुक्स राइटिंग रिटन लॉन्ग एगो, मैन्युस्क्रिप्ट। अब जो पुराने ये हमें आज ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पता कैसे लग रहा है? ये कहीं तो लिखा होगा ना कि इंडिया, भारत, ये लोग कहाँ रहा करते थे, कैसे ये सब होता था, तो ये कहीं तो लिखा होगा। बुक्स और जो राइटिंग है वो बहुत साल पहले लिखी गई थी। मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि। फीचर्स जो हैं वो हैंड मतलब हस्तलिखित यानी हैंड रिटन। ओके, तो लैटिन वर्ड्स, मेन्यू मतलब क्या होता है? हैंड। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करते थे ये पांडुलिपि जो हुआ करती थी, पांडुलिपि ही कहते हैं। तो ये हाथ से लिखी जाती थी। जैसे कि हमने यहाँ पे ये संस्कृत का एक श्लोक है, तो ये भी हमें मिलता है पुराने ज़माने से, ये हिस्ट्री में मिलता है। इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि पाल्म लीफ पे ये लोग इंक से लिखा करते थे और यहाँ से ये बाइंड करते थे। जैसे आजकल स्टेपलर आते हैं तो पिछले ज़माने में ये छेद करके इसको बाइंड किया करते थे। अब कहाँ लिखा करते थे? कोई पेपर तो हुआ नहीं करता था, पाम लीफ पे लिखा करते थे। बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाल पे लिखा करते थे, जिसको हम बिर्च कहते हैं, जो कि हिमालय में ग्रो होती है। ये जो हम देख रहे हैं ये हिमालय में ग्रो हुई एक पेड़ की छाल है। हज़ारों साल पहले लिखा गया था, पर कुछ ही बच पाए, कुछ उजड़ गए और कुछ ही बच पाए। जो हम ये देख पा रहे हैं ये उनमें से एक है, क्योंकि पेड़ की छाल है तो उनको जो है कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो कुछ ही बच पाए और कुछ नहीं बच पाए। अब वो कहाँ रखे हैं? कुछ टेम्पल में, कुछ मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स जो हैं मंदिरों में रखे गए हैं। कुछ मोनेस्ट्रीज यानी बौद्ध धर्म की जो मोनेस्ट्रीज होती हैं। लैंग्वेज कौन कौन सी हुआ करती थी? तमिल में लिखे गए, प्राकृत में लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए। तमिल भी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, संस्कृत से भी पुरानी है। तो संस्कृत, प्राकृत और तमिल। संस्कृत जो है ज़्यादातर ब्राह्मण लोग यूज़ किया करते थे। प्राकृत जो है वो बौद्ध और जैन किया करते थे। तमिल भी हमारी एक भाषा थी। सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग, क्या लिखा करते थे? कुछ लिखने की वजह तो होगी, क्या क्या लिखा करते थे? रिलीजन बिलीफ यानी अपने धर्म के बारे में लिखते थे, राजाओं के बारे में लिखते थे कि राजा कैसे हुआ करते थे उस समय के। क्योंकि हमें पता है कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा मगध कैसे हमें पता चला? ये जो मगध हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये वाला मगध, तो ये हमें पता कैसे चला कि ये एक किंगडम हुआ करता था? ये इस मैन्युस्क्रिप्ट में हमें ये दिखता है कि ये किंगडम हुआ करता था। मेडिसिन्स, साइंस, एपिक्स, पोएम्स एंड प्ले, मतलब एपिक्स जो है महाभारत और रामायण, ये सब जो है लिखा गया। पोएम लिखी गई, प्ले लिखे गए। इंस्क्रिप्शंस, अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इसको एपिग्राफी भी कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ये हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं, जैसे कि पत्थर या एक मेटल के टुकड़े पे ये खुदवाया जाता था, चुनवाया जाता था। दीवार को चुनवाते हैं ना, तो वैसे ही कार्व कहते हैं इसको। अब इस पे लिखा क्या जाता था? जैसे ये अशोका का मिला है हमें, ये अफगानिस्तान से मिला है।
कांदाहार से हमें, अफगानिस्तान से अशोका का एक अकाउंट मिला है जो हमें बताता है कि कौन कौन सी तब लैंग्वेज हुआ करती थी, कौन कौन सी लैंग्वेज हुआ करती थी, ग्रीक और अरामिक। ये जो ऊपर लिखा है ये ग्रीक भाषा है और नीचे जो है अरामिक भाषा है, तो ये हमें मिलता है। तो उस समय की भाषाएं कौन सी हुआ करती थी अशोका के टाइम पे, वो भी हमें पता लगती हैं। तो किंग के मैसेज जो है वो लोगों के लिए जो मैसेज दिया करते थे वो किंग्स इस पे खुदवा दिया करते थे। रिकॉर्डिंग ऑफ किंग्स एंड क्वींस विक्ट्रीज, अब राजा जीतते थे या जो रानियाँ जीतती थी वो भी इसमें रिकॉर्ड होती थी, यानी एक तरीके से अकाउंट के तौर पे इसे किया जाता था। स्क्रिप्ट कौन सी थी, अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया, ग्रीक और अरामिक। अब हम कैसे अपने पास्ट को ढूंढते हैं, ये हमें सब पता कैसे चलता है। और जो भी ऑब्जेक्ट जो उस समय में यूज़ होते थे या उस समय बनते थे, जो कि यार टुकड़ों में हमें मिलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारा पास्ट कैसे हुआ करता था। एक्सकवेशन मतलब खुदाई से हमें पता चलता है, जब हम किसी चीज़ की खुदाई करते हैं तो ये सब हमें, जैसे ये पॉटरीज हैं, ये पॉट्स हैं, ये बर्तन यूज़ किया करते थे, ये सील्स, ये पत्थर के जो सील स्टैम्प्स हैं, ये लोग यूज़ किया करते थे। तो हमें एक्सकवेशन से हमें पता चलता है कि ये एक शहर में यूज़ होता था 4700। ये शायद हड़प्पा का है, ये हड़प्पा का एक पोर्ट है, ये भी हड़प्पन सील है और ये हड़प्पन स्टैम्प है। ये हमें कुछ पीसेस मिलते हैं, बिल्डिंग्स हमें मिलती हैं, स्टोन एंड ब्रिक मिलते हैं, पेंटिंग मिलती हैं बहुत सारी, स्कल्पचर यानी जो भी मूर्ति वूर्ति थी, टूल्स हमें वेपन्स मिलते हैं, कैसे वो पत्थरों से बनाया करते थे, अपने वेपन बनाया करते थे, पोट्स पैंस ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी, जितने भी कॉइन्स थे वो बनाया करते थे। स्टोन्स, अब जो स्टोन थे वो भी यूज़ हुआ करते थे, लेकिन जो बॉइल्ड क्ले है वो भी यूज़ हुआ करती थी, यानी क्ले को उबाल के वो जानते थे कि कैसे यूज़ करना है। मेटल यूज़ होता था। बॉन्स, जो एनिमल्स के बॉन्स है, फिश के बॉन्स है, बर्ड्स के बॉन्स हैं, वो भी हमें हथियार के तौर पे मिलते हैं, हथियार के तौर पे भी। और हमें उनसे पता चलता है कि वो कौन कौन से एनिमल खाया करते थे, ईटिंग हैबिट का पता चलता है। अगर वो फिश के, बर्ड्स के और एनिमल्स के हमें बॉन्स पाए जा रहे हैं तो वो एक तरीके से टूल्स भी हम मान लेते हैं, लेकिन हमें उनके खाने का भी पता चलता है कि वो क्या क्या उस समय खाया करते थे।